A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Zumexa classes. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 हिस्ट्री एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 के बारे में। तो इस चैप्टर 1 आज के इस पार्ट में हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। सो इस चैप्टर में हम लोग बात कर रहे हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपका कोई डिटेल सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हो। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया गया है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के PDF मिलते हैं जिनको आप रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसा कि हम जानते हैं क्लास 9 और क्लास 10 की जो हिस्ट्री एनसीईआरटी है इट इज़ अबाउट द वर्ल्ड हिस्ट्री। सो क्लास 9 में भी हमने हिस्ट्री के काफ़ी सारे चैप्टर पढ़े थे अबाउट द वर्ल्ड हिस्ट्री। वी जस्ट रेड अबाउट द फ्रेंच रिवोल्यूशन, रशियन रिवोल्यूशन, जर्मनी में किस तरीके से नाजिज्म आता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरीके से यूरोप के अंदर नेशनलिज्म आता है। हमने ये बात किया कि सभी कंट्रीज़ जो है वो इवॉल्व करती है स्टेप वाइज वो इवॉल्व करती है। स्टार्टिंग में जो है नेशनल फीलिंग नहीं होती है, धीरे धीरे नेशनल फीलिंग डेवलप होती है जिसकी वजह से एक जो कंट्री अपने आप को नेशन बोलती है और एक नेशन का स्थापना होती है। तो यही सारी बातें हमने की। इंट्रोडक्शन में हमने बात किया कि जो फ्रेंच रिवोल्यूशन है उसकी वजह से जो है अच्छे अच्छे आइडियाज़ आए थे इक्वालिटी लिबर्टी के। ये जो आइडियाज़ हैं वो बाकी के यूरोपियन कंट्रीज़ में भी फैल रहे थे वॉर के साथ साथ। हमने बात किया नेपोलियन का रूल था, नेपोलियन के रूल की वजह से क्या पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन थे, ये हमने बात किया। हमने ये देखा कि चाहे कितना भी पॉजिटिव था कुछ नेगेटिव डिसएडवांटेजेस भी थे नेपोलियन के रूल के। जब नेपोलियन का रूल एंड होता है उसके बाद जो होता है यूरोप में, जब यूरोप में बिफोर नेशनलिस्ट मूवमेंट क्या था, यूरोप के कंट्रीज़ जो थे अलग अलग, जैसे हमारे यहाँ पे राजा होते हैं वहाँ पे भी मोनार्क होते थे, अलग अलग लैंग्वेज के वेरियर थे जिसकी वजह से वो डिवाइडेड थे, राइट। जब नेपोलियन का रूल खत्म होता है, देखिए जो भी कुछ मैं बोल रही हूँ उसको स्टोरी की तरह आप ज़रूर सुनते रहो, क्योंकि अगर आपने ये स्टोरी को अपने दिमाग में बैठा लिया तो आपको बहुत अच्छे से वर्ल्ड हिस्ट्री समझ में आ जाएगी। अगर वो आपको स्टोरी समझ में आ जाती है तो फैक्ट्स को जॉट डाउन करना इट्स वेरी वेरी ईजी। तो आप फैक्ट्स को डाल सकते हो उसके बीच में, लेकिन स्टोरी पहले आपको पता होना चाहिए। तो अब क्या होता है, नेपोलियन का रूल एंड हो जाता है और नेपोलियन को हराने के लिए 3-4 कंट्रीज़ को साथ में आना पड़ता है, तब जाके वो उसको हरा पाते हैं। ऐसे इतनी आसानी से नेपोलियन नहीं हारता। नेपोलियन के जाने के बाद जो है आपको एक फिर से जो है कंजर्वेटिज्म देखने को मिलेगा यूरोपियन कंट्रीज़ में। तो कंजर्वेटिज्म दोबारा से आ जाता है, दोबारा से मोनार्क आ जाते हैं, दोबारा से वही एरिस्टोक्रेटिक पावर। बट जो लिबरल नेशनलिज्म है वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, क्योंकि वो लोगों ने, जो लोग हैं वहाँ के, उनको तो पता है ना कि जो आइडियाज़ हैं वो उन्होंने देख लिए हैं अभी तक। तो वो धीरे धीरे लिबरल नेशनलिज्म की शुरुआत होती है, पॉलिटिकल लिबरलिज्म, इकोनॉमिक लिबरलिज्म की शुरुआत होती है। नेपोलियन के बाद वाला जो फेज़ है इसमें हमने सारी बात की थी। न्यू कंजर्वेटिज्म आ जाता है। उसके बाद आता है एक रोमांटिसिज्म का फेज़। रोमांटिसिज्म का फेज़ में क्या होता है, रोमांटिसिज्म डेवलप कैसे होता है, हमने बात किया कि फ्लैग, सिम्बल्स और सॉन्ग्स, पोइट्री, ये सारी चीज़ें होती हैं जिससे कि लोगों के अंदर एक सेंटिमेंट जागृत होता है। तो हमने देखा रोमांटिसिज्म, हमने देखा कि ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, हमने देखा कि किस तरीके से ग्रीस जो है उसने अपने आप को ऑटोमन एम्पायर से अलग किया जाता है। हमने ऑटोमन एम्पायर क्या है आपने स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था। ग्रीस कहाँ पे प्रेजेंट है ये सारा आपको यूरोप में अच्छे से पता होना चाहिए। तो ग्रीस जो है वो यूरोपियन एम्पायर से, ऑटोमन एम्पायर से फ्री हो जाता है और इसका जो फ्री होना है वो इतना स्मूथ नहीं होता, काफ़ी प्रॉब्लम के साथ होता है। फिर हमने देखा पोलैंड में रोमांटिसिज्म होता है, वो रशिया के कंट्रोल में था पोलैंड। फिर जो होता है पोलैंड, बाकी का जो पोलैंड का डिवीजन हो गया था, कुछ रशिया के कंट्रोल में, कुछ जर्मनी के कंट्रोल में, कुछ ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में आ जाता है। और अलग अलग जो स्ट्रगल मूवमेंट होते हैं उसके अंदर आप देखते हैं रशिया जो है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, बट बाकी के जो सारे कंट्रीज हैं उसको सपोर्ट भी करते हैं और पोलैंड एक अलग कंट्री के रूप में भी एस्टैब्लिश होता है, राइट। हमने फ्रांस के बारे में बात किया। फ्रांस में हमने देखा था जो फ्रांस का जो फ्रेंच रिवोल्यूशन है वो फेजेस में देखने को मिलता है हमको। 1783 से 1792 का एक फ़ेज़ होता है और फिर उसके बाद वाला एक फ़ेज़ होता है। नेपोलियन के बाद वाला भी फिर एक हमें फ़ेज़ देखने को मिला था। जब उससे पहले वाला जो फेज़ था उसमें क्या था, लुई 16 जो था किंग था और उसको हटा के कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लेके आई जाती है 1791 में, और लेटर ऑन उसको भी ख़त्म करके जो है उसको डिस्पोज करके रिपब्लिक बना दिया जाता है। उसके बाद हमने देखा था डिक्टेटरशिप रूल देखा था हमने वहाँ पर रॉबर्सपायरे का। उसके बाद नेपोलियन आते हैं और नेपोलियन के बाद जो है हमें फ्रेंच रिवोल्यूशन में एक अलग फेज़ देखने को मिलता है जिसमें दोबारा से कंजर्वेटिज्म होता है और फिर दोबारा से अपराइजिंग होती है। तो ये वाला एक नेक्स्ट फेज़ हमने देखा था फ्रेंच रिवोल्यूशन के केस में भी, जिसमें 1948 तक चलता है। वो हमने जर्मनी की बात किया था कि जो जर्मन कॉन्फेडरेशन है उसके अंदर हमने बात किया था कि जो जर्मन रीजन थे वो लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशंस थी। ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, उन्होंने मिलकर एक जनरल असेंबली बनाई थी। दे ट्राई टू यूनाइट द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द जर्मनी कॉन्फेडरेशन इनटू अ नेशन स्टेट। तो जर्मनी जो था उसका यूनिफिकेशन करना इज़ ऑल्सो अ टीडियस टास्क। हमने थोड़ा सा उसमें टच किया था और उसके बाद हम इटली की बात भी करेंगे।
तो जर्मनी का यूनिफिकेशन इज़ नॉट अ वेरी स्मूथ यूनिफिकेशन, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। हमने ये वाले चार्ट के बारे में बात किया था कि 18 मई 1848 में 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं इलेक्टेड, वो टुक देयर प्लेसेस इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनाई जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट किया जाता है। फेडरिक विलियम IV किंग ऑफ प्रशिया वो उसको रिजेक्ट कर देता है। देखिए जर्मनी की अगर हम बात करेंगे तो जर्मनी जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस में है किसके, वो जर्मनी इन्फ्लुएंस में है प्रूशिया के, राइट। तो ऑपोजिशन होता है वहाँ पे, एरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री से वर्कर्स का सपोर्ट लॉस हो जाता है। तो जो जर्मनी का यूनिफिकेशन आप देखेंगे ना, उसके अंदर प्रूशिया का बहुत सारा रोल आपको मिलेगा। हमने ये भी बात किया था कि जर्मनी के यूनिफिकेशन से पहले जर्मनी के अंदर जितने भी रिवोल्ट हो रहे थे, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हो रही थी, उसमें वुमेन जो है वो काफ़ी बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट कर रही थी। तो हमने ये देखा। उसके बाद होता है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी 1848 के बाद। वो किसकी हेल्प से होता है, वो प्रूशिया किंग की वजह से होता है। आर्किटेक्ट ऑफ जर्मनी को जर्मनी किसको बोला जाता है, ऑटो वॉन बिस्मार्क को आर्किटेक्ट ऑफ जर्मनी बोला जाता है। हु वाज ही, वो प्रूशिया का चीफ मिनिस्टर था। तो वो जो है वो जर्मनी का यूनिफिकेशन में उसका काफ़ी बड़ा रोल है। तो हेल्प ऑफ प्रूशियन आर्मी ऑन ब्यूरोक्रेसी, वॉर्स होती हैं वहाँ पे, 3 वॉर्स होती हैं ओवर 7 ईयर्स, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ। वो प्रूशिया जो होता है उसके अंदर जीतता है और पूरे जर्मनी को एक जर्मनी बना दिया जाता है। जो नेशन बिल्डिंग का जो प्रोसेस है जर्मनी में, वो जर्मनी डिमॉन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ प्रूशियन स्टेट पावर। आपको उसके अंदर प्रूशिया की पावर दिखाई देगी उसके अंदर। तो जो उसमें क्या किया जाता है जर्मनी के यूनिफिकेशन में, करेंसी, यूनिफाइड करेंसी लेके आई जाती है, बैंकिंग और लीगल सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम जो है, इन सबको मॉडर्नाइज किया जाता है। प्रूशिया का जो मेजर्स हैं और जो प्रैक्टिसेस हैं ऑफन बिकम अ मॉडल फॉर रेस्ट ऑफ जर्मनी। तो जर्मनी का यूनिफिकेशन किया जाता है प्रूशिया के द्वारा, राइट। आप इसमें देखेंगे, ये देखिए, ये पूरा का पूरा ये वाला देखिए, प्रूशिया, ऑस्ट्रियन एम्पायर, ये उस टाइम का है। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी इन 1866 से 71 जो है जर्मनी का यूनिफिकेशन किस तरीके से हो रहा था। आपको अगर ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप ये पूरा मैप पढ़ेंगे। ये वाला जो पोर्शन है जो लाइट येलो कलर का आपको दिख रहा है, वो कॉन्कर्ड बाय प्रूशिया इन ऑस्ट्रिया पर्शिया वॉर। देखिए किसी भी चीज़ को समझने से पहले आपको उसको स्टेप वाइज जाना होता है, राइट। आप उसका एक फ्रेमवर्क बनाते हैं और धीरे धीरे उसके अंदर जॉट डाउन करते हैं आप टॉपिक्स को, ठीक है। तो अब क्या होता है, 1948 में इलेक्टेड फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट आई थी, 1848 में, आई एम सॉरी। फिर क्या होता है, किंग ऑफ प्रूशिया जो है उसने इसको रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। बिस्मार्क जो होता है वो लीडरशिप लेता है और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी होता है। प्रूशिया की वॉर होती है ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ, जिसके अंदर जो है प्रूशिया विक्ट्री मिलती है उस प्रूशिया को। और 1871 में यूनिफिकेशन हो जाता है जर्मनी का। जो जर्मनी जो था अलग अलग छोटे छोटे लिंग्विस्टिक ग्राउंड पे और उन सारे ग्राउंड्स पे जो है यूनिफाइड नहीं था, अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था। तो वो सब यूनिफाई किया जाता है। जिस तरीके से हमने देखा कि जर्मनी का यूनिफिकेशन में इतने सारे प्रॉब्लम्स आए थे, इट वॉज नॉट अ वेरी स्मूथ यूनिफिकेशन। उसी तरीके से अब हम इटली की बात करेंगे। तो इटली का जब हम यूनिफिकेशन की बात करेंगे तो इटली के यूनिफिकेशन में भी आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी। आप उसमें देखेंगे कि ये जो इटली है, ये देखिए, ये प्रूशिया है, ये ऑस्ट्रियन एम्पायर है, फ्रांस है, येलो कलर का क्या है, पीडमोंट सर्डेनिया है, और ये जो है वाइट कलर का हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। तो जो इटली है वो डिवाइडेड था। ये देखो बीच में थे पेपल स्टेट, यहाँ पे जो था किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज था, और ये भी सब डिवाइडेड था, ABCD में सब डिवीजन था। A था पर्मा, B था मॉडेना, लुका, टस्केनी, ये सारी की सारी डिविजन्स है। अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं इसको, इटली की हिस्ट्री को या यूरोप की हिस्ट्री को, तो आपको ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। बट अगर आप एक फ्रेमवर्क बना रहे हैं अपने माइंड में सिर्फ, तो आप समझिए कि इटली जो था वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड था। तब उसका भी अब यूनिफिकेशन होगा। तो अब हम पढ़ेंगे उसका कैसे हुआ। तो इटली जो है उसकी भी लॉन्ग हिस्ट्री है पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन की, जैसे जर्मनी की थी हिस्ट्री। तो इटली वॉज स्कैटर्ड ओवर सेवरल डायनेस्टिक स्टेट्स एंड द मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर। तो बहुत सारे छोटे छोटे एम्पायर्स में इटली डिवाइडेड है। ये देखिए, ये आप देख पा रहे हैं ABCD, ये सारे के सारे, ये वाला जो ABCD है फिर पेपल स्टेट है, और ये किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज है। तो ऐसे डिवीजन था। इन सारी चीज़ों को जो है, इन सारे पोर्शंस को जो है यूनिफाई करना था। तो इटली के अंदर आपको देखने को मिलेगा डिवीजन। मिडल ऑफ 19th सेंचुरी में इटली वॉज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स। तो 7 स्टेट्स में वो डिवाइडेड था इटली, राइट। रीजन्स ऑफ इटालियन स्टेट में नॉर्थ में जो थे वो थे ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग रीजन था, सेंटर में था पोप, और साउथ में था बर्बन किंग जो स्पेन का था, उसका रूल था वहाँ पे।
तो इस तरीके से जो था इटली के अंदर अलग अलग तरीके के रूल चल रहे हैं। ओनली द स्टेट ऑफ सर्डेनिया पीडमोंट वॉज रूल्ड बाय इटालियन प्रिंसले हाउस। तो जो सर्डेनिया पीडमोंट जो हमने देखा था अभी पोर्शन, ये देखिए ये वाला येलो कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस वन, ये जो सर्डेनिया पीडमोंट था सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो था वो इटालियन प्रिंसले हाउस उसको रूल करता था। बाकी पूरा का पूरा जो इटली था वो अलग अलग 7 पार्ट्स में डिवाइडेड था। सो यूनिफिकेशन को जो है इटली का, द अदर 3 फोर्सेज हैज़ टू बी डिफीटेड। अगर आपको यूनिफाई करना है तो जो बड़े बड़े 3 फोर्सेज हैं उनको डिफीट करना पड़ेगा, राइट। तो इटली के अंदर क्या है, ये प्रिंसले स्टेट कौन कौन रूल कर रहा है, पीडमोंट सर्डेनिया सिर्फ इतने पोर्शन को रूल कर रहा है, और ये सर्डेनिया वाला पोर्शन है, ये इसको अभी भी सर्डेनिया ही बोलते हैं। और ये वाला जो पोर्शन है इसमें सिर्फ इटालियन प्रिंसले हाउस है उसका रूल है। ये जो है ऑरेंज कलर का पोप का रूल है यहाँ पे ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग्स का रूल है, और यहाँ पे है ये वाला कौन सा है, बर्बन किंग्स का, किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज। तो इस तरीके से डिवीजन है। तो यूनिफिकेशन जब होता है इटली का, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था ऑफ जुलाई 1830 अफेक्टेड द इटालियन स्टेट्स ऑल्सो। मैंने आपको बताया था कि अगर फ्रांस में रिवॉल्यूशन चल रहा है तो बाकी के यूरोपियन स्टेट्स जो हैं वो भी उससे अफेक्टेड हो रहे हैं। तो 1830 वाला फेज जो सेकेंड फेज है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, तो उसमें इटली भी अफेक्टेड है। ड्यूरिंग द 1830 गिउसेप्पे मैज़ीनी जो है इटली में एन इटालियन रिवॉल्यूशनरी, गिउसेप्पे मैज़ीनी, मतलब वॉट एवर द प्रोनाउंसिएशन इज, क्योंकि इटालियन नेम है। गिउसेप्पे मैज़ीनी जो है, मैज़ीनी, ये वहाँ के एक इटालियन रिवॉल्यूशनरी हैं। वो क्या करते हैं, दैट ही ट्राई टू मेक अ कोहेरेंट प्रोग्राम फॉर यूनिटरी इटली रिपब्लिक। वो अपना आइडिया लगाते हैं कि हम जो है इटली को यूनाइट करेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, पहली जो अपराइजिंग होती है 1831 में, दूसरी अपराइजिंग होती है उसके कितने सालों के बाद, 1848 में। ये दोनों जो अपराइजिंग थी इटली में, इन दोनों को ही किल कर दिया गया, दोनों फेल होती है। कौन था लीडर, गिउसेप्पे मैज़ीनी। लेकिन इसने हार नहीं मानी, आप देखेंगे कि हम हिस्ट्री में अभी पढ़ेंगे, ही वॉज कॉन्टिन्यूसली फाइटिंग। तो क्या था, स्टेट्स ऑफ सर्डेनिया पीडमोंट अंडर द किंग विक्टर थी, ट्राई टू यूनिफाई इटालियन स्टेट्स थ्रू वॉर। तो उन्होंने सोचा वॉर के थ्रू करते हैं। ये देखिए ये वाले मैप को ना आप बार बार देख लेना, इसमें मैंने आपको पहले भी दिखाया था। इस मैप में यू कैन अंडरस्टैंड, जो ब्लू कलर का जो है वो 1848 के रिवोल्ट हैं, जो रेड कलर के जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो रिवोल्ट हैं 1830 के। तो ये अलग अलग टाइम पीरियड के रिवोल्ट्स आपको यहाँ पे दिखाई जा रहे हैं। तो ये जो थे स्टार्टिंग वाले 1830 और 1848 के जो रिवोल्ट थे जो इटली में हो रहे थे, उनको सप्रेस कर दिया जाता है। ये देखिए ऑस्ट्रियन, ये भी इस तरीके से ये डिवीजन, दिस वी हैव ऑलरेडी सीन। हाँ, तो जो चीफ मिनिस्टर था केवर लेड द मूवमेंट ऑफ यूनिफाइंग रीजन्स ऑफ इटली। ही मेड अ टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस। 1859 में सर्डेनिया पीडमोंट सक्सीडिंग इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन फोर्स। अब ऑस्ट्रिया जो था उसका नेबरिंग कंट्री है, तो उनके साथ भी इनको फाइट करना पड़ रहा है। तो अलग अलग तरीके से आप देखेंगे डिफीट कर दिया उन्होंने ऑस्ट्रियन फोर्स को, फिर उन्होंने स्पेनिश फोर्सेस को डिफीट किया। रेगुलर ट्रूप्स, आर्म्ड वॉलंटियर जो रेड शर्ट से अंडर द गिउसेप्पे गैरिबाल्दी ज्वाइन दिस मूवमेंट। 1860s में क्या होता है, दे मार्च्ड इनटू साउथ इटली एंड द किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज, वॉन द सपोर्ट ऑफ लोकल पीजेंट एंड ड्रोव द स्पेनिश रूलर्स। 1860 में विक्टर एम्यूनल II वॉज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। ये वो वाला टाइम है, देखिए पहली 2 अपराइजिंग हुई थी इटली में 1830 और 1848, जिसको सप्रेस कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे फिर से अपराइजिंग होती हैं। कौन कौन से फोर्सेस को डिफीट किया जाता है, पहले स्पेनिश फोर्सेस को हराया जाता है, फिर हराया जाता है, पहले जो है ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हराया जाता है, और फिर स्पेनिश फोर्सेस को वहाँ पे हराया जाता है। बहुत ज़्यादा डीप डिटेल में अगर हम जाएंगे कौन लीडर है, किसने हराया, कहाँ पे कौन कौन सी वॉर रही, ये भी हम करेंगे, बट फर्स्ट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक फ्रेम। तो अभी क्या होता है, 1860 में जो विक्टर एम्यूनल II है उसको प्रोक्लेम कर दिया जाता है किंग ऑफ यूनाइटेड इटली, ठीक है। एनेक्सेशन ऑफ रोम, अब रोम वाला जो पोर्शन है उसको एनेक्स किया जाता है 1870 में। ये देखिए ये वाला रोम है, पोर्शन है रोम, जो कि पोप्स के अंडर है, पोप। तो यहाँ पे इसको एनेक्स किया जाता है। रोम अंडर द कंट्रोल ऑफ पोप वॉज गार्डेड बाय फ्रेंच ट्रूप्स, अभी फ्रेंच ट्रूप्स है वहाँ पे। 1867 में क्या होता है, गैरिबाल्दी लेड एन आर्मी ऑफ वॉलंटियर टू रोम टू फाइट द पेपल स्टेट ऑल्सो, एंड द रेड शर्ट्स फेल बिफोर द कंबाइंड फ्रेंच एंड पेपल ट्रूप्स। लेकिन ये हार जाते हैं इस टाइम पर, जब ये 1867 में जाते हैं लड़ाई करने के लिए, क्योंकि फ्रांस में फ्रांस की फोर्सेस थी और पेपल फोर्सेस थी, दोनों ने मिलके जो है रेड शर्ट जो थे उनको हरा दिया।
1870 में ड्यूरिंग द वॉर विद प्रशिया, रशिया जो फ्रांस था वो विड्रॉ कर देता है अपनी ट्रूप्स को, तो इनको मौका मिल जाता है जब ये विड्रॉ करता है प्रशिया के साथ, जब वॉर चल रही है उस टाइम पे फिर से मौका मिल जाता है रेड शर्ट्स को और इटली को यूनाइट किया जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि स्टेप वाइज हम देखेंगे इटली का यूनिफिकेशन। तो अब ये देख सकते हैं आप अलग अलग मैप में, 1815 का है ये मैप, ये 1870 का है मैप। फिर हम देखेंगे फाइनल मैप जो देखेंगे इटली बिफोर, स्टेट्स बिफोर यूनिफिकेशन, और फिर जो है आफ्टर यूनिफिकेशन, ये पूरा ब्लू है जो वो इटली आपको दिखाई देता है। तो स्टेप वाइज है, पहले उनको ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हराना पड़ रहा है, फिर उनको स्पेनिश फोर्सेस को हराना पड़ रहा है, फिर पोप के साथ झगड़ा करना पड़ रहा है, लेकिन पोप जो है सपोर्टेड बाय कौन है, फ्रेंच फोर्सेस। लेकिन फ्रेंच फोर्सेस विड्रॉ करती है क्योंकि फ्रेंच फोर्सेस को लड़ाई किससे करनी है, प्रूशिया के साथ, तो वो विड्रॉ कर लेती है इटली से और इनको मौका मिलता है और इटली का यूनिफिकेशन हो जाता है। तो 1870s में जाके जो है इटली का यूनिफिकेशन होता है। रिवोल्यूशनरी जो है इटली के, वो गॉसिपे मेज़िनी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आएगा उनका। उनको एग्जाइल भेज दिया गया था 1831 में, जो फर्स्ट वो हार गए थे, फॉर अटेम्प्टिंग ए रिवोल्यूशन इन लिंगुरिया। ही फाउंडेड 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ बनाई थी उन्होंने, यंग इटली और यंग यूरोप। तो वो जो है वो इटली को एक सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक की तरह देखना चाहते थे। यूनिफिकेशन अलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी। फॉलोइंग हिज मॉडल सीक्रेट सोसाइटी वर सेटअप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, इन सब में भी सीक्रेट सोसाइटी बनाई गई इसी तर्ज पर। मेज़िनी रिलेंटलेस ऑपोजिशन टू मोनार्की एंड हिज विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फ्राइटेंड द कंजर्वेटिव्स। तो जो मेज़िनी के थे, मैंने बताया कि उसको डिफीट का सामना करना पड़ा, बट ही नेवर स्टॉप्ड। उसने जो है पूरा टाइम उसकी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ चलते रहे हैं और लोग जो है वहाँ पे उनसे डरते थे। तो गॉसिपे गारीबाल्डी आते हैं उसके बाद। 1833 में ही मेट मेज़िनी एंड जॉइन द यंग इटली। 1854 में ही सपोर्टेड विक्टर एम्यूनल टू। 1860 में ही लेड द फेमस एक्सपीडिशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ साउथ इटली whose volunteer were popularly known as रेड शर्ट। तो जो रेड शर्ट वॉल्टियर्स हैं 1860s में वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जो अल्टीमेटली स्पेनिश फोर्सेस को निकालते हैं, फिर बाद में फ्रेंच जो पोप वाला जो जोन था उसको भी अपने कब्जे में ले लेते हैं। तो देखिए, फोर्सेस ऑफ ऑस्ट्रिया, स्पेन एंड पोप रूलिंग इटालियन स्टेट्स। फेल्ड रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग 1831 की और 1848 की अपराइजिंग फेल हुई थी। केवर्स डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस। 1859 में ऑस्ट्रिया फोर्स डिफीट की जाती है। 1860 में गैरीबाल्डी एंड रेड शर्ट्स कैप्चर साउथ इटली फ्रॉम स्पेनिश फोर्सेस, और 1870 में रोम का भी एनेक्सेशन किया जाता है। तो इस चार्ट में जो है आपको सारा का सारा कंबाइन करके बताया जा रहा है। ठीक है, ये सब हो गया। अब इटली का यूनिफिकेशन हो गया, हमने देखा जर्मनी का यूनिफिकेशन देखा, हमने इटली का यूनिफिकेशन देखा। अब हम ग्रेट ब्रिटेन की भी बात कर लेते हैं। वो ग्रेट ब्रिटेन जिसने पूरे के पूरे वर्ल्ड को अपनी कॉलोनी बना के रखा था। तो ग्रेट ब्रिटेन के केस में भी अब आप देखेंगे कि वो भी यूनाइटेड नहीं था। तो ग्रेट ब्रिटेन का अब ये देखिए मैप, ये वाला जो था ऑरेंज वाला, ये इंग्लैंड था, ये वाला वेल्स था, ये स्कॉटलैंड है, ये आयरलैंड है और ये नॉर्दर्न आयरलैंड है। इस तरीके से डिविजन्स हैं। तो दो देयर वाज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के पहले कोई ब्रिटिश नेशन नहीं थी, 18th सेंचुरी में बनी है ब्रिटिश नेशन। तो जो एथनिक ग्रुप थे, इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट, आयरिश, वो सब रहते थे, हमने देखा अभी। उनके अपने अपने कल्चर, अपनी अपनी पॉलिटिकल ट्रेडिशन से। 1688 में क्या होता है, इंग्लिश पार्लियामेंट सीज करती है पावर फ्रॉम द मोनार्की। 1688 में, मतलब कौन सी सेंचुरी है, 17th सेंचुरी में वहाँ पे सीज किया जाता है मोनार्की से पावर। एक नेशन स्टेट बनता है विद इंग्लैंड एट इट्स सेंटर एंड केम टू, वो जो है मनाया जाता है। ये देखिए, यहाँ पे इंग्लिश रहते हैं, यहाँ पे वेल्स रहते हैं, यहाँ पे आयरिश रहते हैं, यहाँ पे स्कॉटिश रहते हैं। तो इस तरीके से डिवीजन है। एनेक्सेशन ऑफ किंगडम ऑफ स्कॉटलैंड। अब क्या होता है, द एक्ट ऑफ यूनियन आता है 1707 में। पहले क्या हुआ, 17th सेंचुरी में हमने देखा कि लास्ट में कि जो मोनार्की है उसको हटा के पार्लियामेंट्री सिस्टम लाया गया। ठीक है, पार्लियामेंट जो है उसको सीज कर लेती है पावर को। अब क्या होता है, 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन होता है बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। एक ये एक्ट ऑफ यूनियन बनाया जाता है। फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, उसकी स्थापना की जाती है। इंग्लैंड इम्पोजेज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड, अब वो स्कॉटलैंड के ऊपर भी अपना इन्फ्लुएंस डाल रहा है। ब्रिटिश पार्लियामेंट हैंस फोर्थ डोमिनेटेड बाय इट्स इंग्लिश मेंबर। तो अभी क्या है, ब्रिटिश पार्लियामेंट बनी है, सारा कुछ सब कुछ शुरू हुआ है जहाँ पे इंग्लिश लोग रहते हैं। उसके ऊपर हमने देखा था, ये देखिए, ये स्कॉट्स रहते हैं उसके ऊपर वाले पोर्शन पे। इस साइड में जो है आयरलैंड है, आयरिश रहते हैं, और बीच में ही वेल्स रहते हैं। ठीक है, तो जो इंग्लिश मेंबर्स हैं उन्होंने अपना डोमिनेंस वहाँ पे शो किया। ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी, द स्कॉटलैंड्स डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वर सिस्टमेटिकली सप्रेस, उनको सिस्टमेटिकली सप्रेस किया जा रहा है। ओके,
ब्रिटिश जो है अपनी आइडेंटिटी को बढ़ा रहे हैं, स्कॉटिश आइडेंटिटी को डिमिनिश किया जा रहा है। ये हम बात करें 18th सेंचुरी की। तो 1707 में आप देखेंगे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन जो है उन्होंने पूरा जो है स्कॉटलैंड को भी अपने कब्जे में ले लिया। पहले ऐसा था और फिर बाद में ये हो गया, ठीक है। ब्रिटेन जो है इंग्लिश के अंडर में आ जाता है। अब क्या होता है, आयरलैंड वाला जो पोर्शन है साइड में डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट वहाँ पे थे। तो इंग्लिश जो है वो हेल्प करते हैं प्रोटेस्टेंट को टू एस्टैब्लिश देयर डोमिनेंस। कैथोलिक्स हैं और प्रोटेस्टेंट्स हैं, दो जो है क्रिश्चियनिटी के अंदर भी डिविजन्स हैं, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। जो कैथोलिक्स हैं वो थोड़े ऑर्थोडॉक्स हैं, प्रोटेस्टेंट्स जो है उनका एडवांस वर्जन है, ठीक है, मॉडर्न। तो कैथोलिक जो रिवोल्ट होता है अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस, 1798 में रिवोल्ट लेड बाय वोल्फ टोन एंड हिज यूनाइटेड आयरिश मैन फेल्ड। तो ये जो आयरलैंड में जो हो रहा है आयरिश में वो फेल हो जाता है। 1801 में, मतलब 19th सेंचुरी की शुरुआत हो गई, आयरलैंड फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू यूनाइटेड किंगडम। उसको ज़बरदस्ती जो है शामिल किया जाता है यूनाइटेड किंगडम में। ये देखिए 1603 में सब अलग अलग, 1707 में इसने पूरा जो है यूनाइटेड किंगडम ने पूरा का पूरा ऊपर जो है स्कॉटलैंड है उसके ऊपर कब्जा कर लिया। अब जो 1801 में उन्होंने आयरलैंड के ऊपर भी कब्जा कर लिया, उन्होंने आयरिश फोर्सेस को भी हरा दिया। लेटर ऑन वो अलग बात है, वो फ्री हो जाएंगे दोबारा आयरलैंड। ये देखिए 1603, 1707, 1801 और अब देखिए 1922 में आयरलैंड ने अपने आप को फ्री करा के अलग हो जाता है, ठीक है। ये प्रेजेंट डे में भी यही पोजीशन है। अब अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, आर्टिस्ट इन 18 एंड 19th सेंचुरी स्टार्टेड पर्सोनिफाइंग नेशन। उस टाइम पे अगर आप देखेंगे ना, यूरोप के अंदर आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि अब नेशन वाली फीलिंग आ गई है, मतलब 19th सेंचुरी की। और 20th सेंचुरी जब शुरू होती है, 18 और 19th सेंचुरी के ख़त्म होते होते जो है आप देखेंगे एक नेशनलिस्ट फीलिंग है। लोग जो है नेशन को एक मतलब एक ह्यूमन फिगर का रूप देने लगे। जैसे हमारे यहाँ पे होता है भारत माता, तो वहाँ पे भी फीमेल फिगर्स जो है उनको बताया जाता है कि भाई जर्मनी माता है, ये आयरिश माता है, ये स्कॉटलैंड माता है, राइट। तो इस तरीके की बोला जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हम हिंदू या हम इंडियंस ही जो हैं इस सिंड्रोम से ग्रसित है कि हम जो है हर चीज़ को भगवान का रूप देंगे अलग अलग। यूरोप में भी आप ये चीज़ देखेंगे, ठीक है। वो फेथ की बात होती है, बिलीफ की बात होती है, सेंटिमेंट्स की बात होती है। तो नेशन वॉज देन पोर्ट्रेड एज फीमेल फिगर हु डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वुमेन इन रियल लाइफ। वो कोई किसी वुमेन के लिए नहीं खड़ी होती है, वो नेशनल फिगर है, वो नेशन की फिगर है, ओके। सो दे ट्राई टू गिव द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ नेशन अ कॉन्क्रीट फॉर्म। तो उसको एक कॉन्क्रीट फॉर्म दी जाती है। फीमेल फिगर बिकम एलेगरी ऑफ द नेशन। French Revolution artists use female allegory to portray idea of liberty, justice, republic। तो हर एक जो चीज़ है ना, जस्टिस की भी एक देवी है, लिबर्टी की भी एक देवी बना दी जाती है। तो मतलब फीमेल फिगर्स के साथ उसको जो है उसका रूप दिया जाता है, ठीक है। तो इन फ्रांस फीमेल एलेगरी टू रिप्रेजेंट द नेशन वॉज क्रिश्चियन मरियाने जो है वो जो है उसको बताया जाता है नेशन की। फ्रांस की फीमेल एलेगरी जो है उसको बोला जाता है, जैसे इंडिया के अंदर हम बोलते हैं भारत माता, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको देखने को मिलेंगी अलग अलग यूरोपियन नेशंस में। ये देखिए जर्मनी की जर्मेनिया है, बिकेम द एलेगरी ऑफ द जर्मन नेशन, शी इज़ ऑल्सो अ फीमेल फिगर। तो ये इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। बाय एंड ऑफ 19th सेंचुरी आप क्या देखेंगे, नेशनलिज्म जो है डिड नॉट रिटेन इट्स आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स। The major European powers manipulated the nationalist aspirations of the people in Europe for their own imperialist aim। अब क्या था, जो देखो लोग जो होते हैं ना, जो नॉर्मल इंसान है वो तो नेशन की बात करता है। चाहे आप इंडिया को देखो चाहे कहीं भी देखो, हम देशभक्ति और देशवासी हैं हम, तो हमारे अंदर नेशनल फीलिंग है। लेकिन जो कुछ बड़े बड़े लोग हैं सो कॉल्ड इन पावर, उनका दिमाग अलग तरीके से चलता है। वो बोलते हैं नहीं इस देश पे कब्जा कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। इंपीरियलिज्म की जो शुरुआत होती है, नॉर्मल जनता को उससे कोई लेना देना नहीं होता। नॉर्मल जनता जो होती है वो इमोशंस में ही बहती है। वो किसी भी स्टेट की बात हो, चाहे वो किसी भी देश की बात हो, चाहे वो डेवलपिंग कंट्रीज़ हो चाहे वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हो। लेकिन होता क्या है कि कुछ जो लोग हैं अपनी इंपीरियलिस्ट एम्बिशन को सेटिस्फाई करने के लिए दोनों आइडियाज़ को मिला देते हैं कि नेशनलिज्म का मतलब है इंपीरियलिज्म भी हम करेंगे। धीरे धीरे लोगों को समझ में आता है कि नेशनलिज्म अलग है और इंपीरियलिज्म अलग है। इंपीरियलिज्म की वजह से जो है आप देखेंगे कि यूरोप ने जो है अलग अलग वॉर्स को फेस किया। अब जो मतलब जो वर्ल्ड वॉर हुए हैं 1 और 2 दोनों अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर यूरोपियन या वेस्टर्न फोर्सेस ही काम कर रहे हैं। डेवलपिंग कंट्रीज़ तो अभी अपना डेवलपमेंट में ही लगी हुई थी, वो तो अभी कॉलोनीज थी सबकी। तो ये जो पावरफुल स्टेट होती है तो उसमें आपको देखने को मिलेगा, तो नेशनलिज्म अलाइंड विद इंपीरियलिज्म लैड यूरोप टू डिजास्टर।
1914 की जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी क्यों हुई थी, उसका बेसिक कारण भी यहीं से निकल के आता है, क्योंकि अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं वो इंपीरियल, अपने आप को इंपीरियल पावर की तरह मतलब पोर्ट्रे कर रही हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा कॉलोनी चाहिए। अब उनके झगड़े इसी बात पे हो रहे हैं। हमने देखा इंडिया के केस में भी फ्रांस और ब्रिटिशर्स की लड़ाई होती थी, तो फ्रांस और ब्रिटिशर्स की लड़ाई वहाँ हो रही थी, तो यहाँ पे भी उनकी लड़ाइयाँ होती थी। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं जो कॉलोनाइज हुई यूरोपियन पावर्स के द्वारा 19th सेंचुरी में, बिगिन टू अपोज इंपीरियल डोमिनेंस, उनको भी समझ में आने लगा, उन्होंने इंपीरियल डोमिनेंस को अपोज किया। उन सब के अंदर भी, जैसे अगर इंडिया की बात करें, हमारे अंदर भी जो है नेशन की फीलिंग आना शुरू हो गई। लोगों को भी लगने लगा कि भाई हमें इनको निकाल देना चाहिए, वी आर नेशन, हमें अपने देश को एक देश बनाने के बारे में बात करनी चाहिए। तो पीपल एवरीवेयर डेवलप देयर ओन स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ नेशनलिज्म। ओके, सो अब अपना अपना नेशनलिज्म सबका अलग अलग था, कारण सबके अलग अलग थे। तो ये जो था, ये चैप्टर था, बहुत बड़ा चैप्टर था। इसमें हमने बात किया किस तरीके से अलग अलग जो कंट्रीज़ थे यूरोप के, वो जो पहले नेशन नहीं थे, उन्होंने अपने आप को नेशन बनाया। किस तरीके से यूनिफिकेशन होता है जर्मनी का, इटली का, यूके का, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने बात किया। किस तरीके से धीरे धीरे सेंटिमेंट्स डेवलप होते हैं, किस तरीके से वहाँ के लोग भी फीमेल फिगर्स को जो है नेशन की आइडेंटिटी बनाते हैं, आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, इन सब के लिए जो फीमेल जो है फिगर्स, उनको देवी की तरह दिखाया जाता है। तो बात ये है इसमें कि जो नेशनलिज्म का आइडिया था उसको पहले शुरुआत में इंपेरियलिज्म के साथ मिला दिया गया था अपने खुद के पर्पज़ के लिए, बट धीरे धीरे लोगों को समझ में आता है, जो इंपेरियलिस्ट कंट्रीज़ हैं, जो कि कॉलोनीज़ हैं, उनके लोगों को समझ में आता है कि उनको नेशन बनना चाहिए, तो वो अपोजिशन शो करते हैं और धीरे धीरे अपने आप को फ्री कराते हैं। सो दिस वॉज द चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, पूरा 100% नहीं तो आई होप कि आपको 50, 60, 70% इस चैप्टर का समझ में आ गया होगा। 2-3 बार आप इस चैप्टर को पढ़ लीजिए, आपको पूरा का पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री समझ में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स। बेस्ट ऑफ लक।